ऑस्ट्रेलिया में विदेशी पर्यटक ग्रेग और हीदर एक पियर पर आते हैं ताकि वे एक केज डाइविंग टूर पर जा सकें, जो उन्हें शार्क के साथ तैरने का मौका देगा। एक विक्रेता डेव उन्हें चेतावनी देता है कि पिछली यात्रा के दौरान एक शार्क ने एक कॉलेज के लड़के की कमर का हिस्सा खा लिया था, लेकिन वे उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। इसी समय टूर गाइड टकर आता है और दोनों से कुछ सवाल पूछता है। उसे पता चलता है कि किसी को भी नहीं पता कि वे वहां हैं और वह इस बात पर उनका मजाक उड़ाता है। समूह टकर की नाव पर चढ़ता है और यात्रा के दौरान वह शार्क के साथ अपनी लगभग मौत के अनुभवों की कहानियां साझा करता है। वह बचपन से ही शार्क के साथ तैरता आ रहा है और उसके शरीर पर एक बड़ा निशान भी है। जब वे सही जगह पर पहुंचते हैं तो टकर शार्क को आकर्षित करने के लिए पानी में चूम मछली का चारा फेंकना शुरू करता है। हीदर बहुत घबराई हुई है और सतह पर एक पंख दिखने से डर जाती है, जिससे वह तय कर लेती है कि वह यह नहीं करना चाहती। टकर उसे शांत करने के लिए ध्यान करने को कहता है, लेकिन फिर अचानक बेबी शार्क गाना गाने लगता है। वह पहले तो हैरान रह जाती है, लेकिन आखिरकार हंसने और सहज होने लगती है। इसके बाद दोनों पिंजरे में जाते हैं और टकर उन्हें पानी में नीचे कर देता है। चारों ओर शार्क ही शार्क हैं और हीदर इतनी सारी दांतें देखकर घबरा जाती है। ग्रेग तुरंत उसे दिलासा देता है और दोनों मिलकर इन महान जीवों की खूबसूरती की सराहना करते हैं। कुछ ही पलों बाद दोनों वापस नाव पर आ जाते हैं और हीदर इस अनुभव से बहुत खुश होती है। अचानक टक्कर चाकू निकालता है और ग्रेग को छुरा घोंप देता है, फिर उसे समुद्र में फेंक देता है, जबकि हीदर चीखती रहती है। अगले दिन अमेरिकी सर्फर जेफर समुद्र तट पर लहरों का आनंद लेती है। बाद में किराने की दुकान पर वह सुनती है कि मोसेस जंपर केबल्स मांग रहा है, लेकिन वे स्टॉक में नहीं है। वह जेफर से पूछता है कि क्या उसके पास है, लेकिन वह दिखावा करती है कि उसके पास नहीं है। फिर वह अपने सस्ते स्लर्पी का भुगतान करती है और बाहर चली जाती है, लेकिन तभी पता चलता है कि उसने कप के अंदर आइसक्रीम का टब छुपा लिया था ताकि वह उसे चुरा सके। वैन की ओर जाते समय मोसेस उससे कहता है कि या तो वह उसे लिफ्ट दे दे या फिर वह कैशियर को उसकी चोरी के बारे में बता देगा, इसलिए जेफर को मजबूरन मानना पड़ता है। सफर के दौरान मोसेस बहुत बातें करता है और जेफर उससे बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए वह उसे चुप करा देती है। जब वे आखिरकार उसकी कार ढूंढ लेते हैं तो वह देखती है कि उसमें सर्फ बोर्ड्स हैं और फिर वे दोनों सर्फिंग के प्रति अपने प्यार के बारे में बात करने लगते हैं। जेफर को एहसास होता है कि वह इतना बुरा नहीं है और मोसेस मानता है कि अगर जेफर ने उसे लिफ्ट न भी दी होती तब भी वह कैशियर को चोरी के बारे में नहीं बताता। वे उसकी कार को जेफर की वैन से स्टार्ट करते हैं और इससे रेडियो चालू हो जाता है, जिससे पता चलता है कि दोनों को एक ही तरह का संगीत पसंद है। उस रात वे मोसेस के घर के बाहर खड़ी जेफर की वैन में अंतरंग हो जाते हैं। मजाक करने के लिए वह उसकी फिन की चाबी खिड़की से बाहर फेंक देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद वे बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में और जानने लगते हैं। कुछ ही पलों बाद मोसेस अपने घर में नाश्ता बनाने जाता है, लेकिन जब वह बाहर आता है तो वैन गायब होती है। इसी बीच जेफर समुद्र तट पर सर्फिंग के लिए तैयार है। हालांकि उसे एहसास होता है कि वह अपनी फिन की चाबी लेना भूल गई है। वह सबसे नजदीकी ट्रक में चाबी ढूंढती है और ट्रक के मालिक द्वारा चौंक जाती है, जो कि टकर ही होता है। वह उसे अपनी अतिरिक्त चाबी देता है और रात में अकेले सर्फिंग करने की उसकी हिम्मत की तारीफ करता है। टकर के जाने के बाद जेफर को मोसेस का मैसेज आता है, जिसमें वह पूछता है कि वह क्यों चली गई। वह उसे बताती है कि वह जल्दी लहरें पकड़ना चाहती थी, लेकिन जब वह उसके साथ आने के लिए पूछता है तो हाँ कहने में हिचकिचाती है। अचानक टकर उसके सिर पर एक बैग डाल देता है। जेफर उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन टकर तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह बेहोश नहीं हो जाती। उसे इंजेक्शन देने के बाद वह उसे अपने ट्रक के पीछे फेंक देता है, उसके मुंह पर टेप चिपका देता है और उसे सर्फबोर्ड के केस में छुपा देता है। फिर वह घाट पर जाता है, जहाँ डेव का कुत्ता उस पर लगातार गुर्राता रहता है। वह जेफर को अपनी नाव पर ले जाता है और उसे बंद कर देता है। कुछ घंटे बाद मोसेस जेफर को ढूंढने आता है, लेकिन उसे केवल छोड़ी हुई वैन ही मिलती है। वह उसे कॉल करने की भी कोशिश करता है, हालांकि फोन वाहन के अंदर ही है। इसी बीच जेफर की आंख खुलती है और वह खुद को एक कमरे में हेडर के साथ बिस्तर से हथकड़ी में बंधा हुआ पाती है, जहां उनके पेशाब के लिए एक बाल्टी रखी है। वह मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसे केवल टकर ही सुन सकता है, जो अपने नाश्ते के दौरान इस शोर का आनंद लेता है। दीवार पर जेफर एक और महिला का नाम देखती है, जिससे पता चलता है कि टकर यह सब काफी समय से कर रहा है। वह ताला खोलने के लिए कुछ ढूंढती रहती है, हालांकि आसपास कुछ भी नहीं है। हेदर समझाती है कि कोई उसकी तलाश नहीं करेगा और जेफर स्वीकार करती है कि वह भी उसी स्थिति में है। फिर से मोसेस की ओर लौटते हैं। वह काम पर जा रहा होता है, तभी वह देखता है कि जेफर की वैन टो की जा रही है। वह तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और बताता है कि वैन जेफर का घर है, इसलिए उसका इसे छोड़ देना संदिग्ध है। पुलिस वाला मोसेस से जेफर का पूरा नाम पूछता है, लेकिन उसे नहीं पता, इसलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती। नाव में हेदर रोती है क्योंकि वह अपनी माँ को फिर कभी नहीं देख पाएगी। वह मानती है कि उसे अपनी माँ की बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वह 1 साल का गैप ले। जेफर बताती है कि वह फोस्टर होम्स में पली बड़ी है और ऑस्ट्रेलिया भाग आई थी। वह यह भी बताती है कि वह किशोर सुधार गृह में भी रह चुकी है। माहौल हल्का करने के लिए जेफर एक मजाक सुनाती है और हेदर हंस पड़ती है। उसी समय जेफर देखती है कि हेदर की बिकिनी टॉप में अंडरवायर है और वह उसे मांगती है। हेदर अपना टॉप उतारकर जेफर की ओर फेंकती है, जो सफलतापूर्वक उसमें से वायर निकाल लेती है। हालांकि इससे पहले कि वह हथकड़ी का ताला खोल सके, टकर कमरे में आ जाता है। उन्हें सैंडविच और थोड़ा पानी देने के बाद वह जेफर के बहुत पास बैठ जाता है और पानी में मौजूद शिकारी जीवों के बारे में बात करता है। जाने से पहले वह जेफर के पसीने का स्वाद चखता है। फिर जेफर टॉप वापस हेदर की ओर फेंकती है और ताले पर काम शुरू कर देती है। हालांकि उसे चक्कर आने लगते हैं और वह वायर गिरा देती है।
ऐसा लगता है कि टक्कर ने पानी में कुछ मिला दिया था, क्योंकि हेदर बेहोश हो जाती है। टक्कर वापस आता है और जेफर के बेहोश होने से पहले अंडरवायर ले लेता है। कुछ ही पलों बाद जेफर की आंख खुलती है और वह खुद को डेक पर एक कुर्सी से हथकड़ी में बंधा हुआ पाती है, जहां टक्कर कैमरा और कुछ लाइट्स सेट कर रहा है। हेदर भी वहां है, जो एक क्रेन की चेन से बंधी हुई है। टक्कर कहता है कि भगवान स्वर्ग में नहीं है, वह नीचे समुद्र में है। उसने जेफर को पहले सर्फ करते हुए देखा है और उसे लगा कि वह बहुत जीवंत और आध्यात्मिक दिखती है, ठीक वैसे ही जैसे उसका यह डरावना शौक उसे महसूस कराता है। हेदर के कुछ बाल काटने के बाद टक्कर उसे जगाता है और वह घबरा जाती है। वह शार्क्स के अद्भुत होने के बारे में बात करता है और मिथकों व कहानियों की शिकायत करता है। तभी वह क्रेन को सक्रिय करता है, जिससे हेदर पानी के ऊपर लटक जाती है। टक्कर उसे धीरे धीरे नीचे करता है और उसका आधा शरीर बाहर छोड़ देता है, ताकि वह शार्क्स के आते ही उसके चेहरे की रिकॉर्डिंग का आनंद ले सके, जब वे कुछ ही सेकंड में उसे खाने लगती हैं। जेफर डर के मारे चिल्लाती है जब एक संघर्ष करती हेदर उसकी आंखों के सामने मर जाती है। जैसे ही वह कैमरा जेफर की ओर घुमाता है, टक्कर इसे धरती का सबसे बेहतरीन शो कहता है। जब जेफर को वापस कमरे में डाला जाता है तो वह दीवार पर अपना और हेदर का नाम उकेरती है। उसी समय वह हाल ही में लगी पेंट की एक जगह देखती है और उसे खुरच देती है। वह यह देखकर दहशत में आ जाती है कि नीचे दर्जनों नाम छुपे हुए हैं। डाइनिंग रूम में टक्कर पीता है और नाचता है ताकि वह हत्या से मिली उत्तेजना का आनंद ले सके। टेप को एक डिब्बे पर रखा जाता है, जिस पर हीदर का नाम और उसके बालों की एक लट होती है, जिसे फिर टक्कर के सभी शिकारों की वीडियो से भरी अलमारी में रख दिया जाता है। वह एक नई टेप भी उठाता है और उस पर जेफिर का नाम लिखता है। समुद्र की गहराई में हीदर का शरीर तैरता रहता है। अगले दिन मोसेस सर्फिंग करने जाता है, लेकिन वह ध्यान नहीं लगा पाता क्योंकि वह अभी भी जेफिर की चिंता में डूबा है। वह चट्टानों के पास एक टूटा हुआ सर्फबोर्ड पाता है और सोचता है कि कहीं जेफिर का कोई हादसा तो नहीं हुआ। इसी बीच टक्कर जेफिर के लिए नाश्ता लाता है, लेकिन वह ट्रे को लात मार देती है और उसे अपशब्द कहती है। टक्कर अपने कामों को सही ठहराने की कोशिश करता है, कहता है कि शार्क भी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है और उन्हें भी खाने का हक है, लेकिन जेफिर उसे लगातार अपमानित करती रहती है। वह कहती है कि वह खुद को कोई बड़ा शिकारी समझता है, लेकिन असल में वह तो सिर्फ एक कीड़ा है। यह उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। फिर जेफिर देखती है कि पेशाब की बाल्टी में एक हैंडल है और वह उसे तोड़ देती है। शाम को टक्कर अपना खाना खाते हुए अपनी एक टेप देखता है। फिर वह कुछ दवाइयां मिलाकर एक बेहोशी की दवा बनाता है और सिरिंज में भरकर लड़की के कमरे की ओर जाता है। इंजेक्शन लगाने से रोकने के लिए वह बाल्टी के हैंडल से उसकी गर्दन पर वार करती है, जिससे वह गिर जाता है। वह उसकी चाबियां लेकर खुद को आजाद करती है, लेकिन तभी टक्कर जाग जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो जेफिर दरवाजे की ओर भागती है, उसे बंद करने का इरादा रखते हुए। टक्कर उसके पीछे दौड़ता है और उसे दरवाजा बंद करने से रोक देता है, तो जेफिर फिर से दौड़ना शुरू कर देती है। जब वह सीढ़ियों की ओर जाती है, टक्कर उसका पैर पकड़ लेता है और उसे इंजेक्शन दे देता है। जेफिर उसे गिराने के लिए उसे लात मारती है और कंट्रोल रूम की ओर भागती है, जहां वह रेडियो का इस्तेमाल करके मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। पास में एक क्रूज शिप देखकर जेफिर डेक पर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन क्रूज पर संगीत इतना तेज है कि कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। फिर टक्कर एक चाकू के साथ वहां आ जाता है, तो जेफिर कैमरा पकड़ती है और उसे पानी में फेंक देती है। यह टक्कर का ध्यान भटका देता है, जिससे जेफिर को भी समुद्र में कूदने का मौका मिल जाता है। वह जितना तेज हो सके तैरने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस बेहोशी की दवा असर करने लगती है और वह बेहोश हो जाती है, तो टक्कर को उसे बाहर निकालना पड़ता है। अगले दिन पुलिस आखिरकार जेफिर की तलाश शुरू करती है। समुद्र में चल रही कार्रवाई को देखते हुए मोसेस के दिमाग में एक विचार आता है। वह वेव वॉच नामक एक ऐप खोलता है, जो सर्फर्स के लिए समुद्र तट की लाइव फुटेज दिखाता है। मोसेस उस रात की क्लिप खोजता है और देखता है कि एक ट्रक जेफिर की वैन के साथ उस जगह से जा रहा है। जूम करने पर एक लोगो दिखाई देता है, जिस पर लिखा है टक्कर एक्सपीरियंस, तो वह ऑनलाइन उस कंपनी को खोजता है। इसी समय टक्कर घाट पर रुकता है और सामान लेने के लिए नाव छोड़ देता है। जेफिर कमरे में जागती है और मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह पर फिर से टेप लगी होती है। जब तक मोसेस एक फोन नंबर ढूंढता है और नाव पर कॉल करता है, तब तक टक्कर वहां कॉल उठाने के लिए मौजूद नहीं होता, तो मोसेस एक संदेश छोड़ देता है। सुपरमार्केट में टक्कर एक नया कैमरा खरीदता है। वापस लौटते समय वह ट्रैफिक में फंस जाता है और इंतजार करते हुए वह एक खूबसूरत पर्यटक को देखता है, जो उसकी अगली शिकार हो सकती है। इसी बीच मोसेस वेबसाइट पर एक पता ढूंढता है और घाट की ओर गाड़ी चलाता है। वह नाव के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। मूसा जाने ही वाला होता है कि उसे फर्श से एक धीमी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह अंदर जाने के लिए एक खिड़की तोड़ देता है। हुक हाथ में लेकर वह बेताबी से नाव में खोज करता है और आवाज का पीछा करता है, जब तक कि वह जेफिर को कमरे में नहीं ढूंढ लेता। जब वह टेप हटाता है, तो जेफिर उसे पुलिस को बुलाने और हथकड़ी की ताले खोलने के लिए कुछ ढूंढने को कहता है। मूसा 911 पर कॉल करते हुए ऊपर की ओर भागता है, लेकिन टक्कर उसे नीचे गिरा देता है। वह वापस मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन टक्कर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है और ऑपरेटर से बात करने से पहले ही मूसा से फोन छीन लेता है। फिर टक्कर मूसा को जमीन पर फेंक देता है और मूसा फोन पकड़कर मदद कहता है, इससे पहले कि टक्कर उसे हुक से मार दे। मूसा के चेहरे पर लात मारने के बाद टक्कर फोन को दूर फेंक देता है। मूसा एक बैग उठाकर टक्कर के चेहरे पर मारता है ताकि वह गिर जाए और फिर हुक से उसका गला दबाने लगता है। वह लगभग सफल होने ही वाला था, लेकिन उसी समय डेव आता है और मूसा को बेहोश कर देता है, यह सोचकर कि वह कोई घुसपैठिया है। डेव जेफायर की आवाज भी सुनता है और उसकी आवाज का पीछा करता है। हालांकि टक्कर उसे हुक से सिर में मारकर मार डालता है।
कुत्ता भी वहां है और लगातार भौंकता रहता है, तो टकर उसे डराने के लिए खुद भी गुर्राता है। लड़कियों के कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद टकर नाव लेकर हैंगमैन शोल्स नामक द्वीप पर जाने का फैसला करता है। कुछ ही पलों बाद मूसा जागता है और खुद को जेफायर के बिस्तर के पास हथकड़ी से बंधा हुआ पाता है। वह जेफायर से पूछता है कि वे गंदे होने के बाद वह क्यों भाग गई, तो वह बहाना बनाती है कि यह लहरों की वजह से था। मूसा समझ जाता है कि वह कमिटमेंट से डरती है क्योंकि उसे खुद से नफरत है, लेकिन वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे जैसी है वैसी ही पसंद करता है। तभी नाव रुकती है और टकर आकर मूसा को फिर बेहोश कर देता है। अगली बार जब मूसा जागता है तो वह डेक पर डेव की लाश के पास बंधा हुआ होता है। हथकड़ी में बंधी जेफायर टक्कर से दया मांगती है, पर वो उसे अनदेखा कर देता है। टक्कर क्रेन से मूसा को शार्क भरे पानी में ले जाता है। जेफायर मूसा की जगह खुद को लेने की विनती करती है, लेकिन टक्कर मजाक उड़ाकर अपना काम जारी रखता है। जैसे ही मूसा को पानी में डाला जाता है, टक्कर अपनी नई कैमरा लेने के लिए दौड़ता है, जबकि जेफायर उसे शांत रहने के लिए कहती है। मूसा एकदम स्थिर हो जाता है और शार्क तुरंत उसमें रुचि खो देती है, इसलिए वे तैरकर चली जाती हैं। निराश टक्कर मूसा को वापस लाता है और उसे कई बार चाकू मारता है, फिर उसे दोबारा ले जाता है। उसका खून पानी में टपकता है, जिससे शार्क वापस लौट आती है। उसी समय जेफायर की तलाश कर रहे हेलीकॉप्टरों में से एक दूर दिखाई देता है, इसलिए टकर को अपनी योजना रोकनी पड़ती है और वह दोनों को वापस कमरे में डाल देता है। जेफायर को चिंता है कि मूसा ज्यादा खून बहने से मर सकता है, इसलिए वह एक कठिन फैसला लेती है। उसका अंगूठा अपनी जगह से हट जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी कलाई को हथकड़ी से निकाल पाए, टकर वहां आ जाता है। वह थोड़ा खाना छोड़ता है और जेफायर से कहता है कि वह भी उसी की तरह एक शार्क है, फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद जेफायर अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उखड़ा हुआ अंगूठा भी काफी नहीं होता। कोई और रास्ता न देखकर वह चबाना शुरू कर देती है। उस रात टकर सेडेटिव तैयार करता है और कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन जेफायर का बिस्तर खाली पाता है और तकिए पर उसका अंगूठा रखा होता है। वह छुपने की जगह से बाहर आती है और दरवाजा बंद कर देती है, फिर कंट्रोल रूम की ओर दौड़ती है, जहां वह नाव चालू कर देती है। टकर आपातकालीन हैच खोलकर बाहर निकलता है और बिजली काटने के लिए दौड़ता है, जिससे नाव फिर से रुक जाती है। फिर जेफायर पास के एक द्वीप पर पार्टी देखती है, इसलिए वह फ्लेयर खोजने लगती है। जब टकर उसके पास आता है तो वह उस पर फ्लेयर चला देती है और भाग जाती है। वह खुद को रसोई में बंद कर लेती है और काउंटर पर चढ़ जाती है, जहां वह बाहर निकलने के लिए स्काईलाइट का शीशा तोड़ देती है। जैसे ही उसका हार्नेस बाहर निकलते समय फंस जाता है, टकर रसोई में घुस जाता है और उसे नीचे खींच लेता है। दोनों फिसल जाते हैं और जेफायर एक फ्राइंग पैन पकड़ लेती है, जबकि वह चाकू उठा लेता है। जेफायर अपनी रक्षा करती है और उसके हाथ में चाकू घोंप देती है, फिर उसे पैन से मारकर गिरा देती है और फिर से भाग जाती है। टकर डेक पर दौड़ता है और लाइट जलाता है ताकि जेफायर को द्वीप की ओर तैरते हुए देख सके। वह हार्पून लेने भागता है, पर जेफायर को न पाकर वह स्पीड बोट से उसका पीछा करता है। किनारे पहुंचने पर टकर जेफायर पर कूदकर उसे बेहोश कर देता है और वापस नाव पर ले जाता है। जब मोसेस जागता है तो वह कुर्सी से हथकड़ी में बंधा होता है और जेफायर समुद्र के ऊपर लटकी होती है। टकर उस पर पानी फेंकता है ताकि वह जाग जाए। फिर वह मछलियों के बारे में बात करना शुरू करता है, जिन्हें पकड़ने पर मछुआरों से लड़ना पसंद है। जेफायर के खून की वजह से पानी में एक शार्क आ जाती है, तो टक्कर उसे नीचे करता है और कैमरा तैयार करता है। जब शार्क पास आती है, जेफायर उसे लात मारती है और शार्क तैरकर दूर चली जाती है। गुस्से में टक्कर अपना हुक पकड़ता है ताकि शार्क को चिढ़ा सके, लेकिन शार्क हुक को ले जाती है और तैरकर चली जाती है। जेफायर शार्क के गायब होने से पहले हुक चुरा लेती है। इसके बाद जेफायर हुक का इस्तेमाल करके क्रेन के हुक पर चढ़ जाती है। हालांकि शार्क उसके नीचे फिर से आ जाती है। टक्कर जेफायर को चौंका देता है, जिससे वह पानी में गिर जाती है, जहां वह देखती है कि शार्क उसकी ओर आ रही है। वह जीव कुछ सेकंड के लिए जेफायर को घूरता है, लेकिन चूंकि उसे भी टक्कर ने चोट पहुंचाई थी, वह जेफायर के साथ सहानुभूति दिखाता है और तैरकर चला जाता है। अब जेफायर नाव पर चढ़ सकती है और चुपके से घूम सकती है। जब उसे हार्पून मिलता है तो वह इसका इस्तेमाल टक्कर को शूट करने के लिए करती है, जिससे वह पानी में गिर जाता है। वह विशाल शार्क वापस आती है और अपने बड़े मुंह से टक्कर को पकड़ने के लिए कूदती है और बदला लेने के लिए उसे खा जाती है। ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। हार्पून की रस्सी जेफायर को भी नीचे खींच लेती है, क्योंकि वह हथियार पकड़े हुए है। हालांकि वह उसे छोड़ देती है और वापस नाव की ओर तैर जाती है। वह जल्दी से एक और फ्लेयर लेने जाती है और मदद के लिए चिल्लाते हुए उसे आसमान में दाग देती है। जल्द ही द्वीप पर मौजूद एक जहाज अपने हॉर्न से संकेत देता है कि वह आ रहा है। फिर जेफायर बेहोश पड़े मोसेस को देखती है और उससे जागने की गुहार लगाती है, क्योंकि वही उसकी एकमात्र सहारा है। मोसेस जागता है और कहता है, मुझे पता था। ऐसा ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मूवी इनसाइट को सब्सक्राइब करें।